आप सभी का स्वागत YouTube चैनल केमिस्ट्री धाम पर। मैं हूं घनश्याम सैनी और अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अब तक की हो चुकी हैं अपनी 15 क्लासेज। आज है अपनी 16th लेक्चर 16वीं क्लास। तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपन ने लिखा है यहाँ पे टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिएगा, पोटेंशियल की अपन आगे चर्चा करेंगे। एक स्टैंडर्ड होता है, जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, उसकी चर्चा अपन इस लेक्चर के अंत में करेंगे। अभी अपन देखने वाले हैं कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कैलकुलेशन किस प्रकार से करें। ठीक है, इसके लिए अपन ने लेक्चर 15 में अपन ने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHEC पढ़ा था अपन ने। और इस सी में अपन ने पढ़ा था कि भाई इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है 0.0 वोल्ट। IUPAC के मापना अनुसार इसे मान लिया गया है, सपोज किया गया है कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना 0.0 वोल्ट। और हाइड्रोजन के हाफ जो सेल होता है यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है उसके साथ में दूसरे उस इलेक्ट्रोड को रखा जाता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जाता है और दोनों इलेक्ट्रोडों का सेल बना लेता है। क्लियर है बात। अब ये सेल बनाएंगे और सेल बना करके अपन जो भी अननोन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं। यहां पर एक बार फिर से डायग्राम आपके भी ठीक रह जाएगा, आपको याद रह जाएगा कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड किस प्रकार से बनाते हैं। तो फिर से बना रहा हूं। यह हाइड्रोजन के लिए कंटेनर लिया अपन ने और यहां कांच की नलिका ली है। ठीक है, यहां प्लेटिनम का टुकड़ा और इसके साथ में कनेक्ट कर दिया इसे प्लेटिनम वॉयर्स। और यहां अपन ने हाइड्रोजन प्रवाहित करवाने के लिए इसमें एक खाली जगह छोड़ रखी है जिसमें अपन ने लिखा हाइड्रोजन गैस। और कितने एटीएम पे डालनी है 1 एटीएम पे। क्यों डालनी है? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन है मानक अवस्थाएं, और मानक अवस्थाएं मैंने क्या बताई थी। टेम्परेचर कितना रखना है 298 केल्विन, प्रेशर कितना रखना है 1 एटीएम और कंसंट्रेशन कितनी रखनी है 1 ml। ये मानक अवस्थाएं हैं। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बना लिया अपन ने। ठीक है, सॉल्यूशन किसका बनाया था अपन ने? इसमें सॉल्यूशन बनाया था 1NaCl का या 1mSCl का। एक ही बात है, नॉर्मलिटी मोलरिटी मैंने कल ही बताया था आपको कि भाई इसका वैलेंसी फैक्टर जो है 1 है, तो मोलरिटी होगी वही नॉर्मलिटी होगी, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1NaCl का सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर अपन प्रोवाइड करा है। अब ये मैंने हाफ सेल बना दिया साहब। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है 0.0 वोल्ट, 1 का अपने को ज्ञात है। अब अपन इसके साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड बनाएंगे और वो इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसका कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने को ज्ञात करना है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप ज्ञात कर रहे हो तो जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने वाले हो वो किस रूप में ज्ञात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। यानी जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं वो किस रूप में आएगा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड की तो शर्तें लग रही है, रिडक्शन यानी उसका क्या करवाना है? अपचयन करवाना, भले उसका ऑक्सीकरण होता हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ये मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिखा है। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई है आपको, उसमें मैंने ये बताया आपको कि भाई हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, इसके ऊपर जो भी आ रहे हैं लिथियम वगैरह जिंक वगैरह उनका माइनस और इसके नीचे जो भी आ रहे हैं उनका प्लस होता है। लेकिन ये सीरीज बनी कैसे थी? ये सीरीज बनी तो पहले मान आएंगे तब बनेगी ना ये सीरीज। मैंने तो पहले पढ़ा दिया आपको, तो आपको तो पता है, देखते बता दोगे आप कि भाई इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये सीरीज बनी उससे पहले इनके मान आए तभी तो ये सीरीज बनी। तो ये मान आ कैसे रहे हैं वो अपन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अपन क्या करना, हमेशा जिस भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है वो किस रूप में लेना है? उसका रिडक्शन के रूप में। और रिडक्शन जिसका होता है उसे लेफ्ट में बनाते हो या राइट में बनाते हो? राइट में बनाते हैं। तो ध्यान रहे हमेशा ही, क्योंकि वो तो अपने लिए अज्ञात है। आप ये मान के चलो कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ी और मैंने यहां पर अब मान लो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे ज्ञात करना है, तो मैंने ये लिया जिंक का रोड। ठीक है, जिंक का रोड ले लिया और इसे किस में डिप करवा दिया? ZnSO4। ठीक है, एक्वस मीडियम ZnSO4। और ये सर्किट कंप्लीट किया मैंने। ये यहां की चर्चा करेंगे अभी अपन। दोनों सेलों को अपन जोड़ने वाले हैं।
ठीक है। अब आप देख करके यूं कहोगे भाई आप माइंड ज्यादा मत लगाना यहाँ पर कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज घुसेड़ दो यहाँ पर। जिंक और हाइड्रोजन देखा तो आपने देखा जिंक तो ऊपर आता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, और सेल रिप्रेजेंटेशन में अपन क्या करते हैं, जो एनोड होता है यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किधर बनाते हैं, लेफ्ट में, यानी ये तो यहां बनना चाहिए था, यही है ना, लेकिन नहीं, अपन इसका मान किस रूप में ले रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। क्या ज्ञात कर रहे हैं अपन ज्ञात कर रहे हैं कि जो भी अज्ञात इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है बात। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करते हैं, इसको इधर लेते हैं अपन, सीधी सीधी बात है। अभी अपने को क्या करना है, जब भी वैज्ञानिकों ने यह प्रयास किया कि भाई अज्ञात इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन को हमेशा लेफ्ट में लिया और राइट में किसको लिया, चाहे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो चाहे उसका रिडक्शन हो रहा हो, उस हाफ सेल को किधर रखा उन्होंने, राइट साइड में रखा। ठीक है। मान कैसे पता चलेंगे अभी बता दूंगा मैं आपको। तो पहली चीज ध्यान रख लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किधर रखना है, हमेशा लेफ्ट में रखना है, और बाकी जितने भी इलेक्ट्रोड हो उनको क्या रखना है, अभी राइट में रखना है। अभी सेल प्रेजेंटेशन के बाद में देखेंगे अभी। तो यहां पर क्या किया इन्होंने, यह जिंक इलेक्ट्रोड इधर रख दिया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इधर रख दिया, और अंदर से ये सॉल्ट ब्रिज बना ही देते ताकि सर्किट कंप्लीट रहे। और यहां जोड़ दिया उन्होंने, क्या जोड़ा, यहां जोड़ दिया उन्होंने गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर भी क्या कैसा था, हाई रेजिस्टेंस वाला, हाई रेजिस्टेंस वाला गैल्वेनोमीटर किसकी तरह बिहेव करता है, वोल्टमीटर की तरह। यहां ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, बहुत सूक्ष्म धारा का मापन करता है और डायरेक्शन बताता है कि करंट की डायरेक्शन, करंट किस तरफ बह रहा है। ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर से अपने को क्या पता चलेगा, करंट की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ठीक है। और हाई रेजिस्टेंस लगा इसमें, यानी वैल्यू भी पता चल जाएगी, वोल्टमीटर की तरह काम करेगा ये। तो गैल्वेनोमीटर में यदि रेजिस्टेंस हाई लगा दें, हाई रेजिस्टेंस लगा दें, तो किसकी तरह काम करेगा ये, क्या बन जाएगा ये वोल्टमीटर बन जाएगा। और यदि गैल्वेनोमीटर में लो रेजिस्टेंस लगाएं, गैल्वेनोमीटर में लो रेजिस्टेंस लगाएं तो क्या बन जाएगा, ये एमीटर बन जाएगा। याद रहे, गैल्वेनोमीटर प्लस हाई रेजिस्टेंस किसकी तरह बिहेव, वोल्टमीटर की तरह। गैल्वेनोमीटर प्लस लो रेजिस्टेंस यानी निम्न प्रतिरोध लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर कैसे क्या बन जाएगा, एमीटर। और गैल्वेनोमीटर में उच्च प्रतिरोध लगा देंगे तो किसकी तरह काम करेगा, वोल्टमीटर की तरह। तो मैंने यहां क्या लिख दिया है, गैल्वेनोमीटर ही है, इसमें मैंने क्या लगाया, हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। इसका मतलब किसकी तरह काम करेगा, अब ये वोल्टमीटर की तरह काम करेगा। क्लियर है बात, यानी क्या बन गया, ये वोल्टमीटर बन गया। यहां दो चीजें सार्थक होने वाली हैं। अब देखिएगा यहां पर इस पोजीशन में मैंने सेल बना दिया, चाहे इसका रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। इसका मुझे पता है कि इसका हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0.0 वोल्ट है। ठीक है। सर्किट कंप्लीट किया, सर्किट कंप्लीट करते ही यहां जो भी मान आया वो किसका था, इस कंप्लीट सेल का था। यही बात है ना। तो कंप्लीट सेल के लिए क्या होता है भाई, स्टैंडर्ड कंडीशन में नोट लगाते हैं तो ई नोट सेल बराबर, अब एनोड कैथोड नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना, अभी तो हमारे लिए ये लेफ्ट है और ये राइट है। तो क्या लिखवा, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, ये लिख दिया अपन ने मान। भाई ये कैथोड होगा एनोड होगा वो तो अपन बाद में करेंगे, जब इसकी दिशा पता चलेगी अपने को, डायरेक्शन, तब बताएंगे कि भाई किसका ऑक्सीकरण हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। अभी तो अपन प्राइमरी चीज माप रहे हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, हाइड्रोजन को किस तरफ रखा, हमेशा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लेफ्ट में रखा, और जिसका भी ज्ञात करना था चाहे उसका ऑक्सीकरण होता हो चाहे अपचयन होता हो, पता ही नहीं था भाई शुरुआत में तो उन्होंने उसको कहाँ रखा, राइट में रखा, और एक उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर यहाँ जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। अब यहाँ पर ये पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ लेफ्ट वाले का मान तो अपने को पता है 0.0 वोल्ट है। ठीक है। तो जो भी मान आएगा ई नोट सेल का, यहाँ जो भी मान आएगा, भाई लेफ्ट कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मान कितना 0.0 वोल्ट, कल की क्लास में पढ़ा दिया था मैंने। जो भी ई नोट सेल का मान यहाँ आएगा वह किसका होगा, राइट वाले का होगा। क्लियर है बात। और ये मान यहां देखिएगा, ये मान आता है -0.76, -0.76। इसका मतलब यहां डायरेक्शन पता चले। देखिए डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन मान लीजिए निकल के इधर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा यूं है तो विद्युत धारा की दिशा किधर रहेगी, यूं ऐसे रहेगी ना, इसी प्रकार से रहेगी। इसका मतलब अपने को पता चला कि भाई विद्युत धारा की दिशा देखते अपने को पता चल गया कि भाई विद्युत धारा की जो दिशा है
इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसने त्याग किए हैं, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर होगी बात, इसका ऑक्सीडेशन हो गया तो स्वाभाविक बात है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर है, फिर समझिए एक बार बिल्कुल ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपना ये होता है ई नोट सेल के लिए सूत्र, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन यहां अपने को पता ही नहीं है कि भाई कौन एनोड है कौन कैथोड है, यानी किसका ऑक्सीजन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है, अपने को तो नहीं पता ना अभी। तो अपन क्या करते हैं, अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं और यहाँ उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कैथोड एनोड की जगह क्या लिखा, राइट वाले को R लिख दिया, लेफ्ट वाले को N लिख दिया। क्लियर है, लेफ्ट वाले का मान पता है तो मैंने लिख दिया 0.0 वोल्ट, इसके नीचे लिख दिया। ठीक, अब ये सेल जो भी मान देगा वो किसका देगा, राइट वाले का ही देगा। तो यहां पर ये मान कितना आया, मापा तो पता चला 0.76 था, और डायरेक्शन के अनुसार अपन ने इसको लगा दिया माइनस। इसका मतलब माइनस, ये डायरेक्शन यूं हुई, ठीक है, हो सकता है यूं भी हो जाए, यूं होगी तो प्लस हो जाएगी, सीधी सी बात। तो इधर भी इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूं हो रहा था, यानी डायरेक्शन देख करके अपन बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं। भाई मैंने ये कहा कि ये सर्किट है, ठीक है, और इस सर्किट में मैंने यहां नहीं बताया कि भाई क्या है क्या नहीं, मैंने ये कहा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यही तो ना भाई, जिस दिशा में विद्युत धारा बहती है इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत है। क्लियर है बात, यानी इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा विद्युत धारा की दिशा होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट का अपने को पता चल गया, भाई विद्युत धारा यूं बह रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यूं निकल के जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड। क्लियर है बात, यानी ये एनोड हो गया तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो यहां अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, और चेंज क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। अब आपने पता लगा लिया है कि एनोड कौन बन गया है, जिंक। एनोड कौन हो गया है, एनोड हो गया है जिंक। ठीक है, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और इसका बाकी जिंक के साथ में यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये मान कितना आया भाई अपना 0.76, मैंने अब चेंज कर दिया इसको। कैथोड का मान कितना भाई, कैथोड कौन है, कैथोड है हाइड्रोजन, तो कैथोड को अपने लिखा 0.0 वोल्ट, और एनोड कौन है भाई, एनोड है जिंक, तो एनोड को अपने लिख दिया Zn2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, रिडक्शन के रूप में लिखा। ये माइनस का मान यहां आ गया तो क्या रहेगा, माइनस में वैल्यू आ गई 0.76, ये किसका मान आ गया, ये मान आएगा जिंक के इलेक्ट्रोड का। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला एग्जांपल ले लेते हैं अपन कॉपर का। अब देखते हैं कॉपर के इलेक्ट्रोड के साथ में भाई कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो वही तरीका क्या किया, यहां आपको जगह नहीं बदलनी है, मैं बार बार कह रहा हूं। साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की पोजीशन फिक्स कर दी, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के राइट में किसको रखते गए, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना है। अभी ताजा अपन ने लिखा कि भाई जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल वो कितना आया था, 0.76। क्लियर है बात, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल भाई इधर रखा ना अपन ने, सीधी सीधी बात है। अब अपन ने इसको रख दिया राइट साइड में। क्लियर, राइट साइड में अपन ने रख दिया, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन ने कैलकुलेट करना चाहिए। हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट होता ही है, अपन ने क्या लिखा, वही सूत्र, ई नोट सेल बराबर, अभी अपने को पता नहीं है इसका ऑक्सीडेशन होना है कि रिडक्शन होना है, ठीक है, तो इसको लिखा ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, लिख दिया भाई। अब लेफ्ट का आपको पता है, लेफ्ट का पता है 0.0 वोल्ट होगा, लेफ्ट वाला तो पता ही है। तो जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी सेल पोटेंशियल आएगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। तो यहाँ सेल पोटेंशियल जब इसमें मापा जाता है वही उच्च प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। इस बार धारा की दिशा चेंज हो जाती है, पहले जो इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के आ रहे थे, अब इलेक्ट्रॉन की दिशा यूं, तो विद्युत धारा की दिशा क्यों हो जाती है, ये ऑपोजिट हो गई। ऑपोजिट हो गई इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये मान किसमें आ रहा है, ये वैल्यू आती है 0.34, ये देता है कितनी वैल्यू, 0.34, और ये किसका है, ई नोट राइट वाले का है। अब आपको पता चल गया कि भाई इसका क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और रिडक्शन जिसका होता है उसको आप क्या कहते हो, कैथोड।
पहले इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था तो एनोड कह रहे थे, और ये क्या हो गया एनोड। तो इसका फिर अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इसको चेंज कर लेते हैं लेफ्ट राइट को, वही ई नोड सेल इक्वल्स टू ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड, ई नोड एनोड। क्लियर है बात। अब यहां एनोड कौन हो गया है, एनोड हो गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का तो हो गया 0.0 वोल्ट। कैथोड कौन है भाई, कैथोड है ई नोट Cu2 पॉजिटिव Cu। भाई इसको अपचयन के रूप में, मैं क्या कह रहा हूं, सारी की सारी चीजें किस रूप में लेनी है, रिडक्शन के रूप में लेनी है, अपचयन के रूप में। तो अपचयन विभव के लिए अपन ने क्या लिखा, अपचयन करवाना, Zn2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Cu2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Cu, मतलब इसने क्या इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया, ग्रहण किया, तो इसका क्या हुआ अपचयन। और ये वैल्यू कितनी आती है 0.34। तो टोटल मान किसका आया भाई, ई नोट Cu2 पॉजिटिव चेंज इनटू Cu, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया 0.34 वोल्ट आ गया। अब यहां देखिएगा कॉपर का ये रहा और जिंक का ये रहा, तो जिंक का भी क्या है, ये जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ई नोट स्टैंडर्ड कंडीशन में है, ये Zn2 पॉजिटिव चेंज इनटू कन्वर्ट इनटू Zn, ये रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान रहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, ये किस रूप में है, रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। क्यों है सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोड है उनको अपन ने कहां रखा है, उनको अपन ने राइट साइड में रखा है, और राइट वाले को अपन क्या कह रहे हैं कि भाई इसका रिडक्शन हो रहा है, भले ही उसका ऑक्सीडेशन हो, तो ऑक्सीडेशन का मान आएगा तो उसको माइनस लगा देंगे। मेरे पीछे की क्लास में आपको पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, उसको रिडक्शन में चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, रिडक्शन पोटेंशियल है उसे ऑक्सीडेशन में चेंज करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सीधी सी बात है, जो भी वैल्यू आ रही है उसको माइनस में कर देंगे, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी मान वही रहता है, केवल उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, यानी प्लस और माइनस सिंबल चेंज हो जाते हैं। सीधी सी बात ये रही अपनी। चलिए ये रहा अपना किसी भी सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करने का तरीका। भाई प्रत्येक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कैसे ज्ञात करते हैं फटाफट बता देता हूं एक बार फिर से। हाइड्रोजन को रखते हैं हमेशा लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड, और इसका मान होता है 0.0 वोल्ट। बाकी जिसका भी ज्ञात करना उसे रखते हैं राइट साइड में। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर आरबीएससी की बुक है उसमें जिंक को, जब भी अपन जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर रहे हैं तो जिंक को राइट में रख रखा है, जबकि जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन वाले को किधर रखते हैं, लेफ्ट में रखते हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बीच में मत डालो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इससे बनेगी, ऐसे थोड़ी आएगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो इस अपन बनाएंगे, मैंने आपको पहले पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो लगा दो यहां पर, नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनी कैसे, ऐसे बनी। भाई आपको कैसे पता चला कि भाई जिंक का माइनस में जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, पहले कैलकुलेट करोगे तभी तो पता चलेगा ना। तो हाइड्रोजन का तो अपन ने 0 मान लिया, और इसके सापेक्ष में जिंक का रखा तो माइनस में आ गया, कॉपर का रखा प्लस में आ गया, लिथियम का रखोगे माइनस में आ जाएगा। तो जिसका जितना मान होता चला गया वैसे वैसे उस सीरीज को बना दिया गया। जैसे लिथियम की अपन बात करें तो लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -3.08, ठीक है। जिंक की अपन बात करें Zn2 पॉजिटिव की कन्वर्ट इनटू Zn, तो इसका होता है -0.76। हाइड्रोजन का होता है 0.0 वोल्ट सब वोल्ट में। कॉपर का Cu2 पॉजिटिव Cu, इसका होता है 0.34, ये पॉजिटिव में। तो बन रही है ना एक सीरीज, बनती जा रही है ना। जैसे जैसे मान आते गए उसी जगह पर उन मानों के हिसाब से रखा गया। सबसे ऊपर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, और धीरे धीरे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो ये -3.08 हो गया, इसका मतलब इसका सबसे कम हो गया, तो ये सबसे टॉप ही टॉप पे चला गया। और बाकी धीरे धीरे बढ़ते चले गए तो नीचे नीचे आ जाता है अपना फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है तो वो नीचे नीचे स्थान प्राप्त कर लेगा। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बता रहा हूं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर जो भी है वो नेगेटिव में है, और हाइड्रोजन के नीचे जो भी है वो पॉजिटिव में है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख लेना, पूरे लेक्चर में पड़ी हुई है अपनी, एक अलग से इसका वीडियो भी बनाया हुआ है, और उसको याद करने का तरीका भी समझाया हुआ है। केवल और केवल आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको चेक करनी है इसमें कि भाई हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं उनका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के जो भी ऊपर आएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो हाइड्रोजन का क्या होगा रिडक्शन। हाइड्रोजन के नीचे जो भी आएगा
उसका रिडक्शन होगा तो हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर होगी बात। अब अपन ने जिंक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया, सबके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग निकाल लिए अपन ने। और किस कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन में। विशेष ध्यान दें, मैं कंडीशन की बार बार चर्चा कर रहा हूं। चलिए अब अपन डेनियल सेल की बात करते हैं कि भाई डेनियल सेल का प्रेजेंटेशन अपन किस प्रकार से करते हैं। तो डेनियल सेल में आपने देखा कि भाई जिंक है, जिंक के लिए Zn2 पॉजिटिव, Zn कितना मान आया था 0.76 माइनस में वोल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, ऑक्सीडेशन के रूप में लिखेंगे तो ऐसे Zn चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव, यही है ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। और इसका मान कितना 0.76 वोल्ट है, माइनस अब नहीं लगाना है। क्लियर हो गई बात भाई, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। Cu2 पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया भाई, ये आया अपना 0.34 वोल्ट। ठीक है, अब डेनियल सेल का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो सबसे लेफ्ट में कौन रखते हैं भाई, अपन सेल प्रदर्शन करते हैं ना, तो सबसे लेफ्ट में Zn, एनोड रखते हैं ना भाई, एनोड को याद कीजिए, ALONE, एनोड कहां रखा जाता है, लेफ्ट में। इन दोनों में एनोड कौन होगा, ये दोनों देखो, ऊपर कौन आ रहा है अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ऊपर कौन आया Zn, यानी मान किसका, SRP का मान, रिडक्शन पोटेंशियल का मान जिसका ज्यादा वो कैथोड, जिसका कम वो एनोड। तो SRP का मान ये है, इसका माइनस 0.76 से कम है तो ये क्या हो गया, एनोड। और जिसके SRP का मान ज्यादा, ये 0.34, तो वो हो गया कैथोड। इसका मतलब आपके यदि सीरीज याद भी नहीं हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद ना हो और पोटेंशियल के मान दिए गए हो रिडक्शन पोटेंशियल के, तो भी आप बता दोगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे आप कि भाई जिसके लिए भी रिडक्शन पोटेंशियल का मान ज्यादा है वो कैथोड होगा, और कैथोड का क्या होता है, रिडक्शन। जिसके लिए SRP का मान कम होगा वो होगा एनोड, और एनोड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्लियर बात। चलिए अब डेनियल सेल का प्रेजेंटेशन में स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, मानक अवस्थाओं में Zn है, Zn चेंज हो गया Zn2 पॉजिटिव में। ठीक है, मीडियम कैसा, एक्वस। और स्टैंडर्ड कंडीशन मोलरिटी कितनी, 1m सॉल्यूशन है ये, और ये सॉलिड है। यहां लिखना पड़ेगा आपको तभी स्टैंडर्ड होगा। और ये सॉल्ट ब्रिज हो गया, ये Cu2 पॉजिटिव आयन, और ये क्या है, वही एक्वस, और वही 1m लिखोगे आप, कंसंट्रेशन शो करनी पड़ेगी। और ये Cu, ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये तो हो गई स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी। अब दो चीजें और बच गई भाई, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो टेम्परेचर क्या लिखोगे, यहां आगे लिखेंगे एट 298 केल्विन 1 atm प्रेशर, प्रेशर P इक्वल्स टू 1 atm। अब ये हो गया सेल का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन। कैसे लिखा आपने, ये देखिए, आपको कंसंट्रेशन दिखानी पड़ेगी, आगे टेम्परेचर मेंशन करना होगा और प्रेशर 1 atm, यानी मानक डेनियल सेल हो गया ये। क्लियर है बात। और यहां पर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आया था, 0.76 वोल्ट, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट। अब इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल देख लेते हैं। तो E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। सेल पोटेंशियल देख लेते हैं। मान लीजिए डेनियल सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है, तो कैथोड कौन है भाई, कॉपर है ना, अभी बताइए मैंने, कॉपर का कितना 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड का कितना माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, दोनों को ऐड करो, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ऐड हो गए 0.76 वोल्ट, और ये मान कितना आएगा 1.1 वोल्ट। यानी डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड ईएमएफ डेनियल सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना रहेगा, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल की नहीं, 1.1 वोल्ट पूछा जाता है। तो ये डेनियल सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया। चलिए ये चीजें तो रही अपनी। अब आगे मैं बता रहा हूं कि भाई सपोज कर लीजिए, और वास्तविक बात भी है कि यदि स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो तो क्या करें, यानी मानक अवस्थाओं की तो मैंने सारी कहानी गा दी आपको कि मानक अवस्थाओं में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अलावा सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं।
कब, कौन सी स्थिति में? जब टेम्परेचर हो 298 केल्विन, प्रेशर हो 1 atm और कंसंट्रेशन हो 1 m। उस स्थिति में ईएमएफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाहे सेल का हो या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हो, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोड विभव या सेल विभव, तो वो तरीका तो मैंने आपको बता दिया। क्लियर होगी बात? अभी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में सेल बना लेते हैं और उस सेल के द्वारा एनोड कैथोड का मान ज्ञात कर लेते हैं और उनको जो भी अपना फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला इसमें रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये किसके लिए हो गया भाई? ये तो स्टैंडर्ड के लिए हो गया, मानक के लिए। अब सपोज करो कि मानक अवस्थाएं बदल दी मैंने, अब मानक नहीं है, यानी टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन नहीं है, टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं है, और प्रेशर को भी 1 atm अपन ने नहीं रखा, टेम्परेचर भी 298 केल्विन नहीं, प्रेशर भी 1 atm नहीं, और कंसंट्रेशन भी अपन ने क्या रखी, 1 m की नहीं रखी। यानी अब आदर्श अवस्थाएं बदल गई है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। तो सेल का सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करोगे? तब ये फॉर्मूला नहीं लगा देना कहीं। क्यों? क्योंकि यहां क्या लगा हुआ, ई नोट। ई नोट का मतलब क्या है, मानक अवस्थाओं की बात हो रही है, यानी ये कंडीशन लगी है, लेकिन आपको कह दिया 300 केल्विन के ऊपर, 400 केल्विन के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कीजिए, तब ये फॉर्मूला लगा करके नहीं बैठना है। क्लियर है बात? ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको मैं। क्या बता रहा हूं? जो ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड का जो फॉर्मूला है वो किसके लिए लग रहा है? मानक अवस्था के लिए लग रहा है। यानी अगला बोलेगा आपको 298 केल्विन ताप, 1 atm दाब, 1 m कंसंट्रेशन सांद्रता है, तब तो आप ई नोट सेल आप ऐसे ज्ञात करोगे इस उत्तर से। लेकिन यदि ये शर्तें नहीं लागू हो रही हैं, मानक कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल कंडीशन मानक कंडीशन नहीं है, उस स्थिति में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल ज्ञात करने के लिए नेल्स समीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। नेल्स समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उस नेल्स समीकरण की सहायता से अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल की गणना करते हैं। तो अगले लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसलिए मैंने कहा कि भाई इसकी जो आदर्श जो स्टैंडर्ड कंडीशन बदलेंगे उसकी चर्चा अपन लेक्चर के अंत में करेंगे। तो नेल्स समीकरण की अपन बात कर रहे हैं कि भाई नेल्स समीकरण क्या होगा, जब 298 केल्विन टेम्परेचर नहीं होगा, कंसंट्रेशन 1 m नहीं होगी, या फिर जो प्रेशर है वो 1 atm नहीं होगा, तो उस स्थिति में कौन सी इक्वेशन लेंगे आप? नेल्स इक्वेशन, नेल्स समीकरण। नेल्स समीकरण की सहायता से ई नोट जो सेल के पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उनकी गणना करते हैं। स्टैंडर्ड के लिए अपना वही ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये फॉर्मूला अपने को रखना है। क्लियर होगी बात? समझ गए? चलिए अब आज के इस लेक्चर का समापन करेंगे अपन एक न्यूमेरिकल के द्वारा। न्यूमेरिकल देखिएगा, आपको पढ़ते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है। आपको ये कोई एक सेल दिया गया है, प्लेटिनम है, हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव, सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको सिखाया हुआ है। इधर लेफ्ट में रख दिया और इनको राइट में रख दिया, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा था, Ca2 पॉजिटिव और Ca, भाई ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है ना कैल्शियम, हाइड्रोजन नीचे आता है। मत सोचो, इसको पूरा पढ़ो। सेल रिप्रेजेंटेशन दे दिया अगले ने, अपनी मर्जी से दे दिया, इसका मतलब सेल जो बनाया था, जो साइंटिस्ट में मैं क्या कह रहा था कि भाई हाइड्रोजन को कहां रखना है? लेफ्ट में रखना है। किसमें? ये जो मापन में है, बाकी आपसे सेल रिप्रेजेंटेशन करवाए ना कि भाई इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करो, तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे? Ca2 पॉजिटिव, भाई लेफ्ट में किसे रखना है? एनोड को रखना है। आपको पता है कि इसका ऑक्सीजन होता है, इसका अपचयन होता है, लेकिन अभी इस प्रश्न में मत जाइए। कैल्शियम और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का प्रेजेंटेशन हो तो कैसे होगा? ये H पॉजिटिव, H2 और प्लेटिनम, ठीक है, ये गैस हो गया, ये एक्वस हो गया और ये एक्वस हो गया। ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो तब हमेशा लेफ्ट में एनोड, एलोन वाली बात याद रखना, ALONE वाली, लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड। अपन सेल रिप्रेजेंटेशन कर नहीं रहे, अपने को एक क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन क्या है? ये सेल दे दिया अगले ने कि भाई कोई भी ये सेल है, अपनी मर्जी से उसने दे दिया और कहा कि इस सेल को जब बनाया गया
तो वोल्ट मीटर में विक्षेप आया माइनस, वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो है -2.87 वोल्ट। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई? -2.87 वोल्ट। और पूछा गया कि अब आप बताइए कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना होता है। सीधी सीधी बात। तो इसका एक तो मैं शॉर्ट तरीका आपको बता देता हूं। हाइड्रोजन के साथ में जब भी सेल बना हुआ, हाइड्रोजन जब भी लेफ्ट में है, हाइड्रोजन जब भी लेफ्ट में है, इसका मतलब ये उस सेल की बात कर रहा जो वैज्ञानिकों ने रख रख करके रीडिंग निकाली थी। और इसमें वो रीडिंग, जितनी भी रीडिंग आती है, वो रीडिंग उस इलेक्ट्रोड का ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है। इसका मतलब इसके तो जीरो है, तो जो भी वैल्यू आ रही है वो किसकी है? इस इलेक्ट्रोड की है। यानी कैल्शियम के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया? -0.87 वोल्ट। पहले चीज। दूसरी चीज, अपना वही ई नोट सेल बराबर है ई नोट कौन? राइट माइनस ई नोट लेफ्ट। ठीक है, राइट में कौन है? ये लेफ्ट में है और ये राइट में है। क्या रखा? इसकी ई नोट सेल यानी रीडिंग तो ये है ना, ये कितनी? -2.87 वोल्ट इक्वल्स टू राइट कौन है? राइट में ये है। तो ई नोट जेड सॉरी Ca2 पॉजिटिव Ca रख दिया, इसका संकेत बना दिया माइनस, और इसका मान कितना? 0.0 वोल्ट। अब ये लो साहब, इसका तो कहानी खत्म। क्या आ गया? आ गई बात। तो कैल्शियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना आ गया? -2.87 वोल्ट। ये आ गया कैल्शियम के लिए। तो आज की क्लास में आई होप कि आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की गणना करनी आ गई होगी। आज की क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण सार ये निकला कि यदि स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो अपने को फॉर्मूला है अपने पास, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। यदि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो किससे निकालेंगे? नेल्स समीकरण से। तो अगली क्लास में अपना रहेगा नेल्स समीकरण। नेल्स समीकरण की सहायता से किस प्रकार से अपन इनके पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।